हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ। क्लास 11 का फिजिक्स का नया चैप्टर। वो चैप्टर कल ख़त्म हो चुका था। होप दैट वो सारा समझ में आ गया होगा आपको। और आज हम इसका चलते हैं मोशन इन 1D। मोशन इन 1D एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसको। मोशन इन 1D का मतलब होता है मोशन इन अ प्लेन नहीं है। चैप्टर नंबर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हो गया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं? पहली बात तो पहले तो इसमें है आपके पास काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स में होता है द साइंस ऑफ द ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी। जो भी मोशन से रिलेटेड वाली चीजों को जो डिस्कस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ which deals with the study of motion of a material, motion of a material। किसी भी मटेरियल की मोशन को जो स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। क्लियर? कौन सा नाम है उसका? काइनेमेटिक्स। मतलब जिसमें काइनेमेटिक्स का मतलब क्या? मोशन से रिलेटेड जो चीजें होती है तो उसको हम लोग क्या क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। ठीक, अब इसके आपके पास दूसरी चीज होती है स्टैटिक्स। दूसरी चीज होती है स्टैटिक्स। अच्छा, हम इसको अगर हम ऐसा करें तो काइनेमेटिक्स के बदले में हम दो तीन चीजों को और ले सकते हैं। इसको मैकेनिक्स का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स काइनेटिक्स जो है वो मैकेनिक्स की ही आपकी क्या है? ब्रांच है। अगर मैं इसको मैकेनिक्स कह दूं तो वो और ज्यादा बेटर होगा। और ज्यादा बेटर होगा, तो इसको मैं मैकेनिक्स की बात कर देता हूँ। तो अभी हम बोलते हैं कि जैसे हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है तो उसका नाम है मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स का मतलब क्या हो गया? मैकेनिक्स का मतलब हो गया ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अ पार्टिकल विच इज इन मोशन। जो मोशन से रिलेटेड होगा उसके बारे में हम बात करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट वन है काइनेमेटिक्स की आपकी तीन ब्रांचेज होती हैं। इसकी ब्रांचेज हैं आपके पास, एक ब्रांच है ये, एक ब्रांच है ये, और एक ब्रांच है ये। तो पहले मैं सीधे काइनेमेटिक्स में मूव कर रहा था। तो आपके कितने ब्रांचेज हैं? तीन ब्रांचेज हैं। पहली ब्रांच को अगर हम कहते हैं उसका नाम है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स, इसमें क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे होगी तो उसके बारे में बात करेंगे तो दैट इज नोन एज द स्टैटिक्स। और दूसरी कंडीशन हमारे पास काइनेमेटिक्स। दूसरी कंडीशन है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। और तीसरी कंडीशन है डायनेमिक्स। तीनों चीज मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या हो गया? डायनेमिक्स। ठीक है, डायनामिक्स। पहली कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन हो गई आपकी स्टैटिक्स, दूसरी कंडीशन हो गई काइनेमेटिक्स, और तीसरी कंडीशन हो गई कौन सा? डायनेमिक्स। ठीक, अब इसकी जो कंडीशन है इसमें कंडीशन क्या होती है कि या तो वो रेस्ट पे होगा, या तो वो रेस्ट पे होगा, या फिर इक्विलिब्रियम पे होगा, या फिर इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम का मतलब बहुत सारे फोर्सेस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अंडर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स द बॉडी डज नॉट मूव। वो बॉडी मूव नहीं कर रही, वो बॉडी किस पे है? रेस्ट में है। और इसमें एक जो मेन कंडीशन होती है, टाइम डू नॉट प्ले, मेन चीज है टाइम डू नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इसमें टाइम का कोई रोल नहीं होता है, एन इंपॉर्टेंट रोल। इसमें टाइम का कोई रोल प्ले नहीं होता, तो दैट इज नोन एज द व्हाट? स्टैटिक्स।
ठीक है, पहली बात तो बॉडी रेस्ट पे होगी या तो इक्विलिब्रियम पे होगी। अगर बहुत सारे फोर्सेज एक साथ अगर काम कर रहे होंगे तो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी, तो उस केसेस में भी हम क्या बोलते हैं, इसको स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक, और दूसरी कंडीशन होती है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में काइनेमेटिक्स में बॉडी मोशन में होगी। बॉडी किस में है, मोशन में है। बॉडी किस में है, मोशन में। अब बॉडी इज इन मोशन, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, मोशन ऑफ अ बॉडी पे काम करेगा। और उसके बाद फिर दूसरी कंडीशन क्या है, एंड विदाउट टेकिंग, विदाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, विदाउट टेकिंग an account, without taking into an account the factor, into an account the factor, account the factor, into which account the factor which causes the motion, which causes द मोशन। अब यहां पे देखो, मोशन विदाउट टेकिंग इनटू एन अकाउंट द फैक्टर विच कॉजेज द मोशन। मोशन किसकी वजह से हो रहा है, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बल्कि इसमें अकाउंटेबिलिटी क्या है कि भैया बॉडी मोशन में है, ये मेन पार्ट है इसका। ठीक है ना, अकाउंट इनटू द मोशन। अच्छा, इससे नीचे नहीं आ रहा है तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो दैट इज द मोशन, कॉजेज द मोशन। मोशन किसकी वजह से हो रहा है, ये अकाउंटेबल नहीं है, बट मोशन हो रहा है, ये हमारे पास मायने रखता है। ठीक, अब इसके उसमें टाइम इज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। इसमें क्या होता है कि टाइम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। इसमें टाइम का होना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट रोल, इम्पोर्टेंट रोल। टाइम इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो दैट इज नोन एज द काइनेमेटिक्स। ठीक है, तीसरी कंडीशन है डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स में क्या करता है कि इसमें उस फैक्टर को भी काम करता है, मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी। इसमें भी आप देखो, इसमें विदाउट नहीं है, मोशन ऑफ अ बॉडी, जिसमें आपका किसकी वजह से मोशन हो रहा है, ये भी फैक्टर काम करता है, तो दैट इज नोन एज द डायनेमिक्स। अगर मैं इसकी बात करूं, टेकिंग मोशन ऑफ अ बॉडी, टेकिंग into an account, taking into an account the factor which causes the motion, the factor which causes the motion। अब देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि फैक्टर काम नहीं कर रहा है, इसमें किसकी वजह से मोशन हो रहा है वो भी आपका काम करेगा। और इसमें टाइम प्लेज एन क्रूशियल रोल, टाइम प्लेज अ क्रूशियल रोल। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल। टाइम बहुत जरूरी है, डायनेमिक्स में टाइम बहुत जरूरी है, ये आपकी कंडीशन आ गई। ठीक है ना, क्रूशियल या फिर इंपॉर्टेंट रोल भी कह सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन आपके आ गई। तो यानी स्टैटिक्स को हमने मोशन इन 1D को हमने डिफरेंट ब्रांचेस में है। फर्स्ट ब्रांच हमारे पास मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या करता है, मैकेनिक्स का मतलब होता है वो ब्रांच ऑफ द साइंस जो किसी बॉडी के मोशन के रिस्पेक्ट में बात करता है, तो दैट इज नोन एज द मैकेनिक्स। और इसमें हमारे पास तीन कंडीशन है, फर्स्ट इज द स्टैटिक, सेकंड इज द काइनेमेटिक्स एंड थर्ड इज द डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है, स्टैटिक्स में या तो बॉडी रेस्ट पे होगी या तो फिर किस में होगी, इक्विलिब्रियम पे। बहुत सारे फोर्सेज एक साथ काम कर रहे होंगे उसमें, लेकिन बॉडी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो उसमें भी ये काम करेगा। लेकिन इसमें टाइम का कोई रोल नहीं होता है। और दूसरी कंडीशन क्या है, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मोशन तो होता है, किसकी वजह से होता है ये अकाउंटेबल नहीं है, लेकिन बट टाइम जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। और थर्ड वाले में है डायनेमिक्स, मोशन किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये भी अकाउंटेबल काम, ये भी काम करेगा, और प्लस ये भी काम करेगा, और प्लस इसमें टाइम बहुत क्रूशियल रोल को प्ले करता है। ठीक है, ये आपके पास इसकी तीन ब्रांचेस हो गई। अब उसके बाद बॉडी आती है, यहाँ पे आती है। अब हमारे पास जो कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये है आपके पास रेस्ट। रेस्ट किसका होता है,
अच्छा, रेस्ट के लिए पहली बात तो हमें इसमें एक आपका जो बहुत की पॉइंट है वो है रेफरेंस पॉइंट। वो क्या है? रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? रेफरेंस पॉइंट। ये बहुत जरूरी है, बिना रेफरेंस पॉइंट के मोशन को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो दैट्स व्हाई द मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। मोशन कैसा टर्म होगा? रिलेटिव टर्म। अब यहाँ पे देखो रेफरेंस पॉइंट क्या है? अ पॉइंट ड्यू टू विच वी decide the body, we decide a point due to which we decide that a body is in motion or not with respect to it। अब देखो, अगर कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे बाय द वे, यहाँ पे कोई एक पेड़ है, यहाँ पे एक कोई क्या है, एक कोई ट्री है ना। मैंने यहाँ पे एक ट्री बना दी, ये ट्री बनाई, और उसके बाद यहाँ से ये और ये ट्री बना दी। और अब ये बॉडी कोई यहाँ पे था, कोई एक कार, सपोज दैट यहाँ पे एक आदमी चल रहा है, यहाँ पे एक आदमी चल रहा है ना। ये उधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ आ रहा है, चलो ये इधर की तरफ आ रहा है। अभी इसके डिस्टेंस यहाँ से पोजीशन, अब मैं क्या करूंगा, यार ये आदमी पेड़ से दूर जा रहा है, क्या कहूंगा इसको? ये आदमी पेड़ से दूर जा रहा है। द मैन इज जस्ट मूविंग अवे फ्रॉम द ट्रीज। क्लियर? हाँ, तो ये कंडीशन थी आपके पास। तो ये क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट। मैं कहाँ पे था? रेफरेंस पॉइंट की कंडीशन थी। रेफरेंस पॉइंट में क्या होता है आपके पास कि इसमें आपको अ पॉइंट ड्यू टू विच वी डिसाइड दैट कि बॉडी मोशन में है या नहीं। अगर ये पेड़ नहीं होगा तो हम ये नहीं कह सकते आदमी कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। तो इसलिए ये रेफरेंस पॉइंट है। अब उसके बाद आता है आपके पास रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट या रेस्ट। ये होता है अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट change if it does not change its direction its position, does not change its position with respect to the surrounding reference point with respect to the reference point with the passage of time, with time, जो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है ना। जो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? रेस्ट पे है। और जो कर रहा है उसको किस पे है? मोशन में है। ठीक है? और इसको आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये सारी वीडियोस आपके लिए बन रही हैं, बहुत मेहनत से बनाई जा रही हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझे मैसेज कर दें या फिर कमेंट में डाल दें, तो मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और जो भी चीज़ कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक, अगर टॉपिक का नाम डाल देंगे तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है? तब तक इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी करें। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, आता है मोशन। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है मोशन। अब ये है आपके पास मोशन आता है। मोशन की कंडीशन में क्या जानना चाह रहा है? अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज its position with respect to reference point with टाइम के साथ साथ अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो किस में हो जाएगा? मोशन में। क्लियर? अब इसमें आपके पास जो है एक नोट है, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे देखो,
मोशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म, मोशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट टर्म, वो कंप्लीट टर्म नहीं है, बल्कि वो कैसा है, बट रिलेटिव। वो कैसा टर्म है, रिलेटिव टर्म है। कौन सा टर्म है ये, रिलेटिव टर्म है, क्योंकि जब तक आपको रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलेगा तब तो ये मोशन नहीं कर सकता, तो इसलिए इसको कह रहे हैं कैसा टर्म है ये, कैसा है, रिलेटिव टर्म है। क्लियर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन आती है इसमें से फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब रेफरेंस पॉइंट तो समझ में आ गया, अब ये हो गया आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, रिफरेंस, RANC, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम एक पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं, और जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या तो 1D में या तो 2D में। अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, अ कोऑर्डिनेट, अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कौन सा सिस्टम, a coordinate system having three mutually perpendicular, having three mutually perpendicular, mutually perpendicular, a coordinate system having three mutually perpendicular axes, three mutually perpendicular axes attached टू अ पॉइंट, अटैच टू अ पॉइंट। ये एक पॉइंट से अटैच्ड हैं तीनों के तीनों, और थ्री को कैसा है, थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो दैट इज नोन एज अ रेफरेंस पॉइंट। अटैच्ड विद टू अ पॉइंट, ये पॉइंट हमें स्पेसिफिक पॉइंट भी हो सकता है, कॉल्ड ओरिजिन, कॉल्ड, इसको हम क्या नाम देंगे, ओरिजिन का नाम देते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अब यहाँ स्पेस तो नहीं लेगा, जैसे ये है एक्स और ये है वाई और ये है जेड, ये बचेगा एक्स वाई और जेड। तो इसकी कंडीशन में क्या होगी, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है और ये भी कितने का है, 90 डिग्री का है। तो दैट्स वाई एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस कितने हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये 3D का डायग्राम है, हम 2D में रिप्रेजेंट करें तो इसकी वजह से ऐसा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्स को क्या करेंगे, एक्स डिनोट्स दैट, एक्स को हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सेस, क्या रिप्रेजेंट करेंगे उसको, डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सेस, और उसको y को क्या करेंगे, x इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग एक्स एक्सेस, अलोंग एक्स एक्सेस। तो यहाँ पे हो गया, और y क्या बचेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग y एक्सेस, अलोंग y एक्सेस। ठीक है, और ये कितना हो गया, z इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग जेड एक्सेस, डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग जेड एक्सेस। एक एक्स एक्सेस में, एक वाई एक्सेस में और जेड एक्सेस में, ये इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब इसमें सपोज दैट ये कैसे पॉइंट है, ये इसके लिए कह रहा है, ये कह रहा है और ये कह रहा है, और यहां से यहाँ पे पहुंचा मैं। अब ये इस पॉइंट पे पहुंचा, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो ये एक्स एक्सेस है और ये कौन सा है, ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है, कुछ भी कर सकते हो। तो ये क्या बचा, एक्स वाई जेड। अब ये क्या होगा, टू रीच द पॉइंट, टू रीच द पॉइंट P, टू रीच द पॉइंट P, पॉइंट P तक पहुंचने में, पॉइंट P तक पहुंचने में मुझे इतना चलना पड़ा, एक्स एक्सेस डिस्टेंस एक्स ट्रेवल एक्स अलोंग द एक्स एक्सेस, वाई में वाई एक्सेस और जेड में जेड एक्सेस, तब मैं इस पॉइंट पे इसमें पहुंचा हूं। ठीक है, तो ये कंडीशन इसमें आ गई। अब टाइप्स ऑफ मोशन, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मोशन। ये पहला लेक्चर थोड़ा थ्योरी है, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन का मतलब हो गया। अब देखो इससे क्लियरली हो रहा है, वन डायमेंशन, वन डायमेंशन, वन डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, कैसा हो गया, वन डायमेंशनल। अब ये क्या हो गया, इफ अ बॉडी मूव्स ओनली वन, इफ अ बॉडी
moves along either x-axis comma or x-axis y-axis और z-axis ठीक है। या तो वो एक्स एक्सेस पे ही जा रही है या केवल ओनली या तो केवल वो एक्स एक्सेस पे जा रही है या तो केवल वाई एक्सेस पे जा रही है या तो फिर केवल जेड एक्सेस पे ही जा रही है, तब ये कंडीशन क्या होगी आपके पास, केवल और केवल वो क्या हो गया, वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। ठीक है। इफ इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम इसको थोड़ा सा और उसमें करें, इफ ओनली वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट इज स्पेसिफाइंग वन डायरेक्शन इज नोन एज, कैसे लिखो, यहां पे आ जाएगा ये, इफ बॉडी मूव्स along one of the three coordinates, one of the three axes specifying the position of the body। ठीक है। वो क्या करता है, किसी बॉडी के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है, तो दैट इज नोन एज दी वन डायमेंशन। अगर वो टू डायमेंशन को फॉलो करता है, अच्छा वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कर लें, नोट्स बना लें, और जब तक मैं इसको रब करता हूं तब तक आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद है टू डायमेंशनल मोशन, ये हो गया टू डायमेंशनल मोशन। इसमें क्या होगा कि अगर थ्री में से किसी टू में बॉडी जा रही है, दैट इज इफ बॉडी मूव्स along two of three coordinates specifying the position of a body, the body with time, स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद टाइम। ठीक है, ये इसके केस में आ गया। और 3D भी ऐसे हो गया, इफ अगर वो बॉडी तीनों डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, 3D मोशन हो गया। इफ अ बॉडी थ्री डायमेंशनल मोशन, अब कहता हूँ क्या, थ्री डायमेंशनल मोशन, इफ all the three coordinate axes specifying the position of the body, specifying the position of the body with time। ठीक हो गया, ये कंडीशन आपकी किसके आ गई, 3D की आ गई। अब इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट हो सकता है, एग्जाम्पल फर्स्ट, कार मूविंग ऑन अ रोड, तो ये हो गया रोड, ROAD रोड, तो इसका मतलब क्या, मोशन इन 1D। दूसरा क्या हो गया, सेकंड हो गया आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन अ सर्कल, या फिर मोशन इन अ सर्कल,
ये आपका कैसा हो गया 2D। ये कितना हो गया 2D का एग्जांपल है। थर्ड, a kite flying on the sky, a kite flying on sky, कितना हो गया मोशन इन 3D। ये कंडीशन आ गई। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपके पास डिस्टेंस। क्या आता है आपके पास डिस्टेंस। डिस्टेंस में देखो द टोटल पाथ लेंथ, द टोटल पाथ लेंथ ट्रांसवर्स बाय अ बॉडी, ट्रांसवर्स बाय अ बॉडी। ठीक है, कहाँ कहाँ जा रहा है वो सारी कंडीशंस में आपके पास डिटरमाइन होगी। द टोटल पाथ लेंथ ट्रांसवर्स बाय अ बॉडी, कवर्ड बाय अ बॉडी भी कह सकते हैं। और सेकंड, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। और थर्ड, इट्स यूनिट इज मीटर, इट्स यूनिट इज मीटर। ठीक हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L। और उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा M0L/T0। ये हो गया इसके पास। ठीक है, आज का आता है डिस्प्लेसमेंट। क्या है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन में क्या हो गया कि द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ट्रांसवर्स बाय अ बॉडी, ट्रांसवर्स बाय अ, तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ट्रांसवर्स बाय अ बॉडी। सबसे छोटी डिस्टेंस क्या होगी फ्रॉम, दैट इज द पाथ डिफरेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ये क्या हो गया, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और सेकंड हो गया इट्स यूनिट इज ऑल्सो, इट्स यूनिट इज ऑल्सो मीटर। इसकी यूनिट भी कैसे होगी मीटर होगी, दैट इक्वल्स टू दिस वन। नेक्स्ट क्या होगी, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला इज ऑल्सो M0L/T0। क्लियर, होप दैट ये समझिए। ये तो पूरा थ्योरी का पार्ट है, इसलिए इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैं सारे नोट्स ही नोट्स बना रहा हूँ इसमें। क्लियर, अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो फिर उसका जैसे भी डेरिवेशन का वो आएगा, फिर आपको वीडियो अच्छे से और समझ में आने लग जाएगी। आप इसको वीडियो को पॉज करें, तब तक इसको कॉपी करें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, इसको पॉज करके आप कॉपी करें और फिर नेक्स्ट वन में क्या है इसमें, जैसे सपोज दैट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से ये, और ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे पहुंचा, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया। ये हो गया 2 3 1 2, ये बचेगा 2 1 और ये बचेगा 4। तो इसका जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 + 3 + 1 + 2 + 2 + 1, यहाँ भी 1 है, और प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू कितना हो गया 5 5 5 10 और 14 to 16 मीटर हो गया। ये हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब ये कितना बचेगा आपके पास, ये यहाँ से यहाँ तक 4 था, ये 3 था, तो ये हो गया 1 है ना। ये कितना बचेगा, ये हो गया 2 और 1 3 1 4 और ये बचेगा 1 5, ये बचेगा कितना 5। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपके पास आ जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू √26 मीटर। इतना बचेगा। कहाँ ड्यू, इसमें डायरेक्शन लिखना भी बहुत जरूरी होगा। ड्यू ये हो गया आपके पास नॉर्थ ईस्ट, ड्यू नॉर्थ ईस्ट, ये कंडीशन आ गई। अब इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट व्हेन बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर बॉडी आपके पास स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन, देन
डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, देन डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे तब डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। दूसरी कंडीशन, इसका दूसरी कंडीशन क्या होगी कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव, ये कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद क्या बचा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब यहाँ पे वो मैंने लिख ही चुका हूँ, डिस्टेंस कैसा है, डिस्टेंस आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट कैसा है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। एक आपकी स्केलर क्वांटिटी और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कल का नया लेक्चर इस पे स्टार्ट होगा हमारे पास, उस पे स्पीड के ऊपर, किसके ऊपर, स्पीड से आगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। टिल देन ओके, बाय बाय। चैनल यार, अगर चैनल पसंद आ रहा हो, पढ़ाने की टेक्निक समझ में आ रही है, नोट्स बेनिफिशियल लग रहे हो, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन ओके, बाय बाय। फिर होती है नए मुलाकात नई वीडियो के साथ में, और तब तक वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर लें